डिब्रागली वेवलेंथ आ जाओ। ये हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। रिवाइज करके आए हुए हो हैं? किया कि नहीं किया? रिवाइज तो किया ही होगा, नहीं किया होगा तो पीटे जाओगे आज। देखो 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 ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। बात कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक ये चल रहा था द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की है क्या बात करो, ठीक है। 1928 में सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हैं, इसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और उन्होंने क्या बताया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। और किस पे काम किया था उन्होंने? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी बैक्टीरिया पे। और ये बैक्टीरिया अपने लाइफ में कितने टाइप की बनाता है? दो टाइप, एक आर स्टेन वाला, दूसरा और कौन सा वायलेंट होता है? इस स्टेन वाला, यानी कि वो क्या करता है, वो डिजीज का करता है, मार देता है। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? वो, ठीक है। इन्होंने जब बताया कि जब आर स्टेन वाले को डालते हैं चूहे के अंदर तो चूहे की जान नहीं जाती, जब एस स्टेन डालते हैं चूहे की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो एस स्टेन था उसको हीट किल किया। हीट किल करने के बाद जब उसको इंट्रोड्यूस करते चूहा जिंदा रहता है। लेकिन जब हीट किल्ड वाले को आर के साथ जब मिला के डालते हैं तो चूहा मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट किल था उसका सारा बॉडी डिकम्पोज हो गया था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डिकम्पोज नहीं हुआ। वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया किसमें? आर स्टेन में। जो आर स्टेन वाला था वो वायलेंट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बस है कुछ। इससे ये पता नहीं चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन ये पता चल गया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल वो थर्मली स्टेबल है। दूसरी बात, इसी के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया 1933-1944 तक तीन साइंटिस्ट थे, मैकलियार्ड, अवेरी और मैकार्टी के द्वारा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम यूज किया इन्होंने प्रोटीन को डाइस करने के लिए, आरएनए डाइस करने के लिए, डीएनए को डाइस करने के लिए। बाद में ये पता चला कि जो अगर डीएनए दे देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। डीएनए ले लेंगे तो डीएनए क्या करते हैं? डीएनए डिकम्पोज कर देंगे, ट्रांसफर कहाँ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसे प्रूफ उन्होंने बताया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इनकी बात सारे लोग सहमत नहीं थे। फिर आया किसका? हर्षे और चेज का 1952 में, ठीक है। उन्होंने बताया कि अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाज कंफर्म बाय हर्षे एंड चेज। एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया। उन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफेज वायरस पे। और किस पे किया था? ई कुलाई पे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस को उन्होंने रेडियोटिव एलिमेंट में तो डाला। फास्फोरस कौन सा था? 32 रेडियोटिव, और सल्फर 35, ठीक है। क्योंकि सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो फास्फोरस होता है वो डीएनए का पार्ट है होता है तो सरफेस पे नहीं मिलेगा। तो बाद में इसको उन्होंने ई कुलाई को क्या किया? इंफेक्शन कराया। इंफेक्शन करने के बाद इन्होंने देखा कि जो फास्फोरस जिसमें पाया जाता है उसमें जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होता है, और जिसमें सल्फर होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। फिर ट्रांसफर किसका होता है? जेनेटिक मटेरियल का। इसका मतलब डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन का ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस पर ध्यान रखिएगा। ये था किसका? अर्थ और इसका। लेकिन बाद में कुछ लोग लेके शुरू हो गए, आप कह रहे हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ भारत में तो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। हमारी बात सही है, जैसे कि एचआई वायरस, बात में कुछ टूबी बैक्टीरिया फिर। तो इन्होंने बताया कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है, कंडीशन क्या? उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर इस चीज़ को फॉलो करेगा तो जेनेटिक मटेरियल कोई भी नहीं फॉलो करेगा तो जेनेटिक मटेरियल आया। ठीक है, उनके यहाँ पे बताया गया। देखो, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो उसमें रिप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रिप्लिकेशन करने की कैपेसिटी। हालांकि रिप्लिकेशन वर्ड यूज किया जाता है डीएनए को बनाने के लिए, लेकिन आरएनए के लिए भी आप यूज कर सकते
मामले में दोनों ठीक है, आरएनए भी और डीएनए में। और देखो, इट शुड बी स्टेबली केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इससे भी स्टेबल होना चाहिए। इस मामले में आरएनए क्या हो गया, फेल हो गया। तो डीएनए की कंपेयर में आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। वजह बताइए यहाँ पे दो। पहला, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ, किस क्या मतलब अनस्टेबल करता है। तो ये हो गया, यहाँ पे कह सकते हो आप उसमें, ये जो नाइट्रोजन बेस होता है उससे बेस, उसका जो शुगर होता है उससे बेस से भी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डी ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन सेकंड वाले कार्बन से हट जाता है। और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी उतने ही ज़्यादा होता है। मैं तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा रिएक्टिव कम स्टेबल। इस वजह से रिएक्टिव राइबोस की वजह से ये स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। कौन, डीएनए। इस मामले में डीएनए क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल। ठीक, दूसरा वाला। तीसरा कहेंगे, इट शुड प्रोवाइड द फ्लो फास्ट फ्लो चेंजेस, कह रहे कि यहाँ पे चेंजिंग होना चाहिए लेकिन बहुत स्लो होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो क्या म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, तो स्लो चेंज होना जरूरी है, जो कि इवोल्यूशन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौथा देखो, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता हो। चार कंडीशन फॉलो करेगा, रेडी मटेरियल बोल सकते हो, फॉलो नहीं करेगा तो रेडी मटेरियल नहीं बोलेगा। बस मैं चार सेंटेंस दिया, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, तो देखो जो हीमोफीलिया होता है सॉरी, सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, इसमें कौन आता है कौन जाता है, अवनीत, कौन आता है कौन जाता है, किस पोजीशन पे, बताओ। अरे अवनीत तो आंसर है, कौन बोला अभी, बताओ अवनीत, कौन आता है कौन जाता है। लो बच्चा, अच्छा इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि बच्चा तो है ये, क्या बात है, इस पे काम करो, ऐसा है क्या दिमाग, ऐसा मत से आगे निकलो ना। तो कहेंगे डॉक्टर अवनीत कुमार भट्टे वाले, ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं, डॉक्टर अरविंद कुमार जीवीएस सर्जन बने हुए है कि नहीं, बताओ बच्चे। अरे 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 अरे, छोटे छोटे बच्चों को पता है, यहाँ पे गली मोहल्ले में सबसे पूछते सब बता देंगे, पास ना हो तो पूछते। तो आज कौन जाता है कौन आता है, कौन आता है, बस मैं कुछ इतना मैंने कोड बताया है, क्या मतलब, ग्लूटामिक एसिड गो, वैलिन वेलकम, अब कैसे बता दे, कसम खा रख के नहीं बताएंगे, ऐसा मत करो आप। छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे पता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ। जो आपका जो है, मेरा बीत गया आपका आने वाला कल, तब हमारी टीचर नहीं बता देते, वो आया पढ़ाया निकल लिए, आपको आया समझ में नहीं आया कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें मत करो, हमें जहाँ पता है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही, मैं आपको पहले कोड वगैरह बना के सब कुछ रेडी करते हो, रेडीमेड होता है आपके लिए। तो एटलीस्ट कम से कम इतना कर लोगे, जब टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम में मजा आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैंने सेल डिवीजन पढ़ा लिया, आपको पता चला नहीं पता चला, वो वरना सेल डिवीजन भारी पड़ जाता है, तो लोग पढ़ाते हैं। मैं कुछ पैथोलॉजी खूब पढ़ेंगे, बायोमालिक्यूल खूब पढ़ेंगे, जब सेल डिवीजन की बारी आ रही है तो हालत खराब हो जाती है। इतनी स्पीड से आंसर यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, स्पीड से पूछ नहीं पाए। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ बनते हैं, डिजॉल्व कब होता है, मोलर क्रोमोसोम का क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, काइनेसिस क्या होता है, कहाँ से खुल जाती है, बाकी कोई पूछेंगे बच्चे को, इसको थोड़ा ध्यान रखें। जो आपको इतनी आसान लग रही है तो मेरे हिसाब से डिजाइन किया है ताकि आपको, अब इतना छोटे छोटे क्वेश्चन अगर नहीं बता पाओगे तो उसके वाला ही, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था आपको, इसके जो कौन से चेन पे दिक्कत होती है, अल्फा चेन की बीटा चेन, बीटा चेन कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो हमने पूछा नहीं, ये सब वो क्वेश्चन जो लगातार पिछले आपके बाबा आदम के जमाने से पूछे जा रहे हैं। कौन, तो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जाता है, वैल्यू इसमें आता है। अब ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद तो बहुत ही कम करो। अब क्या पूछेगा, डीएनए बताइए इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, और क्या नाम है इसके, आप बताओ डीएनए कैसा होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये जी, और सी, सी, आप बताओ इसका सिकल का क्या होता है, सी और सी, सही है ना, ठीक है। और ये मान्य बताओ सिकल सेल का,
मारने तो आज आज तारीख 27 आएगा आएगा ये। तो बोल दिया वो आता है ठीक ना। तो खैर ये जो दिया है बच्चे कह रहे इट शुड बी एबल टू जनरेट रिप्लाई, इसी के लिए एप्लीकेशन इसमें दिया है। ठीक है, दूसरी बात देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंड की बात करें, मान लो फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, बताओ कितने परसेंट बच्चे आए, बताओ कितने बच्चे जो होंगे वो कलर ब्लाइंड, कितने परसेंट बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे बताएगा, सब लोग बता दो, मतलब दिमाग क्यों लगाएगा है? अरे यार फादर कलर ब्लाइंड है, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे? गुड, अच्छा क्या बात, इधर देखो इधर, लड़कियों से भी हार गए थे, लड़कियों ने बता दिया, क्या बता 0 बच्चे 50 कहाँ से निकाला है? इसका समझ नहीं आया आपके, क्या मतलब आपके समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ऐसे, हंस भी रहो, कूट देंगे फिर जाओगे भी, बाद में समझ में आ गया। आप कैसे समझ में आ गया, अचानक कैसे आ गया है? क्या करें, नीट मत कर देना बच्चे, याद रखिए निकल गया है, नीट नहीं चलेगा, ऐसा कहाँ गए समझाते नहीं, गिर दिया करो, कौन बड़ा है? आप वो बड़ा है, दिक्कत सब तो दिक्कत, छोटी वाली बड़ी नहीं बात। अब ऐसा से कुछ भी पूछो बता देगी, ठीक है, जैसे व्हाइट मिनिएचर में पैरेंटल बताओ कितने परसेंट, बताओ व्हाइट मिनिएचर में, आप बताओ, अच्छा येलो और व्हाइट में कितना होता है पैरेंटल? आ जाओ ये तुम जाते लगे, देखो यहाँ पे कहाँ से आ गए यार, देखो अरे इधर, क्या करूं? क्या प्रभात क्यों आ जाता है? आ गया, मतलब बिना डांटे कोई काम नहीं होता आजकल, देखो यहाँ देखो, कह रहे हैं कि यहाँ देखो इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट, यहाँ देखो, ठीक है, देखो जो टेस्ट है टेस्ट देते जाओ, और जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार करो, कि अब आपको नीट में टाइम नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ने का, दोबारा रिवाइज करने का, मैं कुछ उस हिसाब से तैयारी करते जाओ, काफी तैयार हो जाएगा आप, ठीक बात, ठीक, देखो आगे इट शुड बी एबल टू जनरेट, बाकी जब खत्म हो जाए तरीके से कराएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे जनरेट विद रिप्लिका, यानी कि रिप्लिकेशन करता हो, यानी कि किसी हमने किसी काफी बनाते हैं, किसी रिप्रोडक्शन होता हो, गाइड करके बाय, देखो क्या है, if one examine each requirement one by one because of rule of base, steric and complementary, both the nucleic acid DNA हो चाहे RNA हो have able to direct their duplication, मतलब क्या है, पहला जो कंडीशन है उसको डीएनए भी फॉलो कर ले रहा है और आरएनए भी फॉलो कर ले रहा है। हमने बताया कि बात अलग है कि डीएनए जो रिप्लिकेशन वर्ड यूज किया जाता है डीएनए के लिए, लेकिन यहाँ रिप्लिकेशन मतलब रिप्लिकेशन की जगह डुप्लीकेशन बोल सकते हो, या इसको डिवीजन भी बोल सकते हो, याद रखो। यानी इस मामले में तो दोनों पास हो गए, डीएनए भी और आरएनए भी। अदर मालकूल इज द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल, इस काम में प्रोटीन फेल हो गया, इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाया, किस क्राइटेरिया को, डुप्लीकेशन, यानी कि प्रोटीन अपना जैसा कोई कॉपी नहीं बना पाता, एक प्रोटीन दूसरा प्रोटीन नहीं बना पाता, इस वजह से प्रोटीन इस मामले में फेल हो गया। तो डीएनए और आरएनए दोनों आज के डेट में रिप्लिकेशन कर सकते, इस मामले में डीएनए भी पास हो गया और आरएनए भी। आगे देखो दूसरी बात करें बच्चे यहाँ पे इट शुड बी स्टेबली केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, क्या देखो क्या देखो, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इन इनटू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के दौरान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
एजेस के साथ साथ चेंज इन द फिजिकल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी विविड। अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल थर्मली क्या है, स्टेबल है। ग्रिफिथ बहुत ज़्यादा नहीं बता पाए, इतना जरूर बता दिया, जो भी जेनेटिक मटेरियल क्या है थर्मली स्टेबल है। बस मैं कुछ यहाँ देखो, स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से बात क्लियर हो गया कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो थर्मली स्टेबल होता है। दैट इट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material। मतलब ये कहने मतलब जब किया था, रोज किया था तो बैक्टीरिया को, किस टाइप वाले को, इस वाले को, इसे फ्राई नहीं करते। कभी देखा है वो चना और लैया वाला डालता और खटकर उड़ता है, खासकर पॉपकॉर्न। कहीं पॉपकॉर्न फ्राई किया है, यूँ रखो तो चल घूम जाता है ऊपर, तो करोगे तो क्या होगा उसमें, तो जो बैक्टीरिया था उसका पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गया, सिवाय किसके, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में कोई फर्क नहीं हुआ। उसी बात करें, देखो इटसेल्फ दैट हीट व्हिच किल्ड द बैक्टीरिया, जिसने बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय नहीं, नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन द लाइट ऑफ द डीएनए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली किसके बारे में बताया था, डीएनए के बारे में बताया था। और ये किससे प्रूफ हुआ था, नहीं, ये मैक्लियन, मैकार्टी और अवेरी ने, ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ट्रांसफर किया था, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ही था, उन्होंने ये तो बात बता दी थी कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम यूज किया, जब उन्होंने आरएनएज यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब प्रोटीएजेज यूज किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब डीएनए यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने बोला भी था। अलग बात है कि लोग उससे कन्विंस नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ें होती है आपके साथ में, लोग बोलते हैं, आपके घर में बोलते हैं, आप भाई ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ है, नहीं यार ऐसे कैसे नहीं मानते, ठीक। तो आपकी हर बात जरूरी नहीं कि लोग अल्लाह माने, हो सकता है आप सही हो, ऐसा हुआ भी, लेकिन क्या है आपके पास प्रूफ नहीं, तो आप बता नहीं सकते कि भाई ऐसे। हमारे पास कुछ होता तो हम दिखा देते, तो विश्वास होता कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो वैसे ही उन्होंने बताया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब हर से उस चीज से अगर कंपेयर करो मैक्लियार्ड, अवेरी, मैकार्टी से, दोनों में अंतर यही है कि जब इनसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगा गया तो इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन हाँ हर से चीज ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसी चीजें होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है वही ट्रांसफर होता है, वो डीएनए होता है। बस में कुछ इस वजह से उनको मान्यता ज्यादा दी गई। यहाँ देखो कहने कि यहाँ पे दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों स्ट्रैंड जो होता है काफी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग, अगर इसको आप सेपरेट करके हीट कर दोगे टुगेदर विद अप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड, हीटिंग कम टुगेदर। मतलब ये है, जैसे कभी आपने रस्सी देखी है गांव में, रस्सी क्या जब सामान आता है तो वहां पे वो झूला पड़ता है, पड़ा है सबके यहाँ, पड़ता होगा। पीपल का पेड़ खोजते हैं लोग, नीम का पेड़, पीपल का पेड़। और जो खेत में ये ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, मुझे याद नहीं आ रहा है, पटरा होता है ये ऐसे, है ना, यहाँ ऐसे पटरा होता है, इसको इसी से जो होता है, जो मिट्टी का पूरा प्लेन किया जाता है, ठीक है। और ये मान लो ये डाल है, ठीक, पड़ गया झूला, देखो ये झूला, ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये झूला पड़ गया। और झूमी झूमी ये ऐसे नहीं झूलते हैं जैसे यहाँ पे शहर में आराम से मक्का खा रहे हैं, बैठे झुला रहे हैं, ऐसे नहीं झूलते हैं। यूं ऐसे से नहीं, यूं ऐसे से जाता है, यूं कुछ मारा ऐसे, मैं कुछ ऐसे होता है। इन लोगों को देखो, उनको पता होगा। और ये मान लो हमारा बैठा हुआ गोलू, याद देखो ये है डब्लू, देखो झूल रहा है, याद देखो काफी दिन हो गए इसको याद किए हुए, डब्लू आई नहीं, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, अरे यार बैठ नहीं पा रहा, ठीक है, उसको उड़ा दिया, चिड़िया जो उड़ रही है, आप देखो इधर, यहाँ देखो, ठीक, यहाँ ढेर सारे पत्तियां लगी हुई हैं, देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे ये झूला पड़ा हुआ, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। बताने का पर्पज यहाँ पे ये है बच्चे, देखो, हाँ ये जो रस्सी होती है ना, रस्सी ये काफी मजबूत ली जाती है, ठीक है। और इस रस्सी में खास बात क्या है कि ये रस्सी कई सारी रस्सियों से मिलकर बनाया जाता है। देखो ऐसे, जब इसको आप खोलोगे, ये देखो ऐसे ऐसे, तो इस टाइप से खुलेगा। और अकेले आप चाहो इसको खोलने के लिए तो नहीं खोल सकते, क्यों, आप ऊपर से खोलते रहोगे ऐसे, और नीचे से फिर से वो लपेट जाएगा उसमें, क्योंकि जगह खाली होता है, दूसरे को चाहिए,
तो फिर से आप उधर खोलते रहोगे, नीचे से लपेटता चला जाएगा, होता है ऐसा। तो क्या करना पड़ता है, अपने छोटे भाई बुलाते हो, भाई साहब ऐसा कर, ये दोनों ऐसे पकड़ लो, और ऐसे पकड़ लेगा, फिर वो ऐसे ऐसे खोलता रहेगा, तब जाके खुलता है। और ऐसे में नहीं, रस्सी काफी मोटी होती है, छोटा भाई छोटू होगा 10 साल लुढ़क जाएगा वो, पास में कुछ, तो बहुत टाइट करके पकड़े रहता है ऐसे, और एक एक करके रस्सी जो है फंदा उसको निकालते चले। वैसे केस यहाँ पे होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बस मैं कुछ, तो इसमें अगर एक स्ट्रैंड निकालते जाओगे, दूसरा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद फिर से जुड़ जाएगा। ऊपर निकाल रहे हो, निकालते गया, ऊपर से जुड़ता गया, नीचे से खुलता गया, ऐसे होता है। ठीक, तो उसी की बात करें आप, देखो कह रहे कि अगर आपने इसको सेपरेट करके, हीट करके सेपरेट करके अलग कर दिया, तो क्या होगा, देखो व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, जब इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, मतलब छोड़ दो गलती से, तो फिर से ये लपेट जाता है वैसे ही। इसकी बात करें फर्दर, तो सेकेंड पोजीशन होता है OH ग्रुप प्रेजेंट। हाँ, सेकेंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है, देखो ये राइबोस शुगर है, मान लो ये है, और यहाँ पे OH लगा था, याद है, OH लगा था। डीएनए में सेकेंड पोजीशन जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, बोलो, गैप हो गया। इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई घट गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि रेडियोटिव एलिमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रोनिटी काफी ज्यादा होता है, काफी एक्टिव होता है, तो कम हो गया, इसको एलिमेंट को हटा दिया, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया, देखो बढ़ गई। प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लेबाइल। इससे आरएनए क्या बनाता है, लेबाइल बना देता है, रिएक्टिव बना देता है। इसको ध्यान रखिएगा, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। अब देखो आगे, ये दो कंडीशन हो गए, ध्यान रखिएगा। पहला क्या, देखो इसमें रिप्लिकेशन होना चाहिए, इस मामले में डीएनए और आरएनए दोनों पास हो गए और प्रोटीन फेल हो गया। दूसरा क्या, जेनेटिक मटेरियल जो भी हो थर्मली स्टेबल हो, ये बात भी क्लियर हो गई, जो जेनेटिक मटेरियल क्या थर्मली स्टेबल है। हाँ, आरएनए कंपेयर में डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। आप देखो आगे, हाँ क्या चीज, लेबाइल मतलब होता है रिएक्टिव, उसको रिएक्टिव बनाता है, एक्टिव बनाता है, ये कह सकते हैं, ठीक। देखो आगे, ये हम लोग बात करें यहाँ पे इसके, कि यहाँ पे तो स्टेबिलिटी के बारे में देखोगे, क्या हो गया, पूरा गायब हो गया। हैंग कर रहा है क्या ये, सुबह सुबह कुछ खा नहीं पाए थे, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अच्छा रिकॉर्ड भी तो हो रहा है यार, देखो इधर इधर, क्या बात कर रहा है अहमद, आ गया, देखो इधर। तो हम एक कह रहे थे, तो कहाँ भाग गया, हाँ, ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर, इधर देखो, कह रहे कि जब अप्रोप्रिएट कंडीशन आएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर फर्दर टू OH ग्रुप, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, जो रिएक्टिव ग्रुप कैसा होता है, ये रिएक्टिव ग्रुप होता है, एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव हो उतना ज्यादा अनस्टेबल है। जो बच्चा हर जगह लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जहां पे गया पीट दिया, जहां पे गया पीट दिया, तो क्या होता है उसके साथ, वो जानता नहीं जिंदा रहेगा, वो जानते जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि भाई कमजोर बच्चा है तो ठीक है, मान लो किसी बच्चे को पीट दिया और बच्चा निकला विधायक लौंडा, इधर बात नहीं करो, बता दिया पापा पापा इन्होंने मारा मुझे, उसको पता नहीं था, पापा निकाले पिस्टल, फिर ये ऐसे किसी मारे, बाम उड़ गया है, जो होगा देख लिया जाएगा। और होता क्या है, कुछ नहीं, आदमी मर जाता है, केस चलता रहता है ना। देखो खैर, आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटलिस्ट। अब जो आरएनए होता है वो कैटलिस्ट का भी काम करता है। कौन सा आरएनए, फॉर एग्जाम्पल बताओ, कौन सा आरएनए, कोई आरएनए है जो कैटलिस्ट से काम करता है, एक से एक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पीट देंगे सही हो जाओगे, है कूट देंगे तुमको सही हो जाओगे, तब पीटोगे आज, बताओ ऐसा, बताओ ऐसी सगुन, हाँ बताया बहुत देर बाद, क्या बोलते इसको,
23S RNA, क्या बोलते हैं इसको? राइबोजाइम। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन के मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन। कौन सेंटेंस सही है? सिर्फ इसी की वजह से पूरा डिफिनेशन बदलना पड़ा। सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते क्योंकि कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि 23S RNA राइबोजाइम बोलते हैं, और 23S RNA ये कैटलिस्ट से काम करता है। इसका पीछे बना कैटलिस्ट काम करेगा, एडेप्टर काम करेगा, स्ट्रेचर काम करेगा, भूल गए? अब देखो आगे, याद आ गया? तो ये राइबोजाइम इसी बात करें, कहने की कैटलिस्ट का भी काम करता है। देखो अब कैटलिस्ट जो काम करेगा हेंस रिएक्टिव होता है। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है व्हेन कंपेयर टू आरएनए। इस मामले में डीएनए जीत गया और आरएनए हार गया। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, नहीं हो सकता। यहाँ ये बोला गया है कि आरएनए कंपेयर में डीएनए जो है बेटर जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तीन नंबर में क्या देखो, अरे इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, यानी कि इसमें म्यूटेशन तो हो लेकिन बहुत स्लो हो, क्योंकि स्लो म्यूटेशन होने से इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। जैसे आपके दादा के दादा, उनके दादा के बच्चे, अब आगे वाले जो आप दादा बनेंगे, उनके दादा, उनके दादा, 4-5 दादा के जो बच्चे हों उनको मिलाओ तो अंतर ही नहीं पता चलेगा। पता नहीं चलेगा अच्छा ये एक ही खानदान की इनका है, वो अलग दिखेंगे या अलग दिखेंगे। होता है? तो अचानक कैसे हो गया? जब पूरा फैमिली एक ही था तो अलग कैसे हो गया? तो उसमें स्लो म्यूटेशन होता है, स्लो म्यूटेशन से बिल्कुल नई नई चीजें वेरिएशन आता है। मैं कुछ तीसरा नंबर मतलब स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। देखो जरा, यहाँ देखो, इधर इधर देखो, इधर इन फैक्ट प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर्म एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। इसके लिए बताया यहाँ पे कि जो थायमिन होता है उससे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डीएनए एंड यू विल स्टडी दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। मतलब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। हायर क्लासेस मतलब आप एमबीबीएस मिलेगा आपको, ठीक है? बोथ डीएनए। दूसरी बात करें, यहाँ पे म्यूटेशन की बात करें, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है? यहाँ पे दो बातें बताई गई। एक तो देखो, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए कंपेयर में। उसके दो रीजन बताए। एक तो राइबोस शुगर पे, डीआईसी-राइबोस शुगर पे ऑक्सीजन नहीं होता सेकंड पोजीशन पे, और दूसरा बताया कि थायमिन पाया जाता है किसमें? डीएनए में। इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है उसके कंपेयर में। अब तीसरा जो बात करें, देखो ये हो गया तीसरा नंबर। क्योंकि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म दिया था स्लो म्यूटेशन। क्या दिया था? स्लो म्यूटेशन। लेकिन जो आरएनए होता है बहुत फास्ट करता है। आरएनए बहुत फास्ट करता है। कोरोना वायरस क्या है इसमें? आरएनए। जब तक कोई वैक्सीन बनाओगे तब तक पता लगा दूसरा उसमें अपने म्यूटेट करके दूसरे फॉर्म में आ जाए। नया वेरिएंट अभी इसमें चल रहा है, लॉन्च में, नए नए लॉन्च होता रहता है। तो उसकी वजह क्या है कि इसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से, ठीक है? आगे देखो, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए क्या है? अनस्टेबल है, म्यूटेट एट ए फास्टर रेट। आरएनए में जो म्यूटेशन होता है बहुत फास्ट होता है। Alternative viruses having RNA genome and having shorter life span, इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है? बहुत छोटी होती है, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, और बहुत म्यूटेशन होता है किसमें? आरएनए में। इस लिहाज से ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। म्यूटेशन कैसे होती? फास्ट नहीं तो पाया, इसका ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इसलिए ये फेल हो गया। आगे देखो, आप कह रहे कि जो आरएनए है, RNA directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express the character। चौथा नंबर, यानी मेंडेलियन कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। क्या जो आरएनए होता है कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, hence can easily express the character, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, तो डीएनए होता है वो डिपेंड करता है किस पे? आरएनए पे, ठीक है? फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड द आरएनए। देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है वो आरएनए के इर्द गिर्द इसका इवोल्यूशन हुआ है।
आरएनए के आसपास। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आरएनए तो प्रोटीन डाइट बना सकता है, लेकिन डीएनए डाइट प्रोटीन नहीं बना सकता है, क्योंकि डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए अब आरएनए होके जाना पड़ेगा। समझ? The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as a genetic material। मतलब ये कह रहे हैं कि डीएनए से बनता है क्या, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है बच्चे, प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए तो प्रोटीन बना सकता है, लेकिन दोनों में भाई कैरेक्टर क्या है, प्रोटीन है। तो इस मामले में तो आरएनए बना सकता है, डीएनए बना सकता है। लेकिन यहाँ देखो, एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, लेकिन अगर डीएनए को बनाना तो एमआरएनए पर डिपेंड रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हम लोग ये पढ़ते हैं, ये किसके लिए पढ़ते हैं पता है, प्रोकैरियोट के लिए होता है। ध्यान रहे, जो हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। देखो, डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता, पता है किसी क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए में प्रोसेसिंग की जाती है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ये होता है प्रोसेस। माया, एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए में इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है। ठीक है, तो इसमें स्प्लाइसिंग की जाती है, कैपिंग की जाती है, टेलिंग की जाती है, तैयार किया जाता है, तब बनता है क्या, एमआरएनए। किसमें, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में डायरेक्टली है, प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट है। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे, क्या है स्प्लाइसिंग, क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया, कर गया, है ज्यादा पढ़ा दिए, देखते हैं इसको लग गया, ज्यादा पढ़ा दिए, पढ़ लिया, ठंड लग गई, ठंड ज्यादा है, खुल जाओ बच्चे, खुल जाओ। देखो क्या हुआ बहुत, फिर से आए क्या इसको, जरूर से कुछ नहीं खुल रहा है, क्या करें, पूरा यही लॉक हो गया, जो दिया था। हाँ, बंद कर दो, हमने आकर छोड़ दो, हाँ बंद करो। ये इंडिया है कि चाइना है, हैं? हमें शक हो रहा है, जरूर इसके अंदर चाइनीज पार्ट घुसा हुआ है, कुछ ना कुछ तो अंदर होगा जरूर, है क्या, क्या बच्चे, देखो लिख के आ रहा है, अरे ठीक है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, चाइनीज का आइटम जरूर घुसा होगा उसमें अंदर, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ रहेगा जरूर, बिना उसको तो बना ही नहीं सकते। और इसी चाइनीज आइटम ला ला के कोरोना फैला दिया। ठीक है, तो यूज भी नहीं होता ये, फिर भी जुकाम बुखार खांसी हो जाता है बच्चे। अभी से रोने लगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई, देखो यहाँ पे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ बच्चे, क्या क्या कह रहे, क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, पढ़ रहे ना, कहना क्या चाहते, ठीक है। देखो इधर, देखो तो इस तरीके से देखा जाए तो डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है और आरएनए भी काम कर सकता है। ठीक, इन तमाम सबूतों और बयानों के मद्देनजर रखते हुए ये प्रूव किया गया है कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल काम कर सकते हैं, लेकिन बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहीं पे अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो
उसके लिए डीएनए बेटर है। क्या? डीएनए बेटर है। लेकिन अगर कहीं म्यूटेशन कराना है तो वहां पे मैसेज को ट्रांसफर करना, तो वहां पे आरएनए बेटर। देखो यहाँ पे डीएनए बीइंग मोर स्टेबल प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अगर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो आरएनए यूज करिए, और स्टोर करना है जेनेटिक मटेरियल को तो डीएनए यूज करना है। ठीक, अगला हमारे पास आ गया आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड देखो, अब सवाल ये पूछा था कि पहले आरएनए आया कि डीएनए आया। ठीक है ना, पहले कौन आया? आरएनए आया। देखो, क्योंकि आपको पता है जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो सबसे पहले आए, है ना, और इसके बाद जब आगे हमारे सनलाइट, सनलाइट से फिर ऑटोट्रॉपिक कुछ आने लगे, साइनोबैक्टीरिया, फिर धीरे धीरे प्लांट वगैरह सब फॉर्मेशन हुआ। देखो, फिर कि फॉर फॉरगोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकेम एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक कौन सा पहला जेनेटिक मटेरियल है? इट शैल बी डिस्कस इन द डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन। इसको हम बताएंगे केमिकल एवोल्यूशन में। ठीक, यहाँ देखो, केमिकल एवोल्यूशन किसने दिया? जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पता है? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया? ओपेरिन और हेल्डेन ने। ओपेरिन कहाँ के? रसिया, और हेल्डेन कहाँ के? इंग्लैंड। आगे आ जाओ। बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट्स। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है? पहला जेनेटिक मटेरियल है। आगे देखो, देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, इससे जो लाइफ प्रोसेस जैसे होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, और क्या हो गया? ट्रांसलेशन, और क्या हो गया? स्प्लाइसिंग, इवॉल्व अराउंड आरएनए। ये आरएनए के अराउंड ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। कह रही कि आरएनए में मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। करिए दोनों तरीके से काम कर सकता है, कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन। बट आरएनए बीइंग कैटालिटिक वाज रिएक्टिव। जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? रिएक्टिव होता है, एंड इसलिए क्या होता है? ये अनस्टेबल, ज्यादा रिएक्टिव, कम स्टेबल। देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम, इसलिए डीएनए जो है ये किससे इवॉल्व हुआ है? आरएनए से। तो प्रेजेंट टाइम में जो स्टेबल होता है कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल रहा होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप क्या अनस्टेबल, आगे चल के डॉक्टर बन जाओगे, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो क्या हो जाओगे? स्टेबल। अभी आप हैं अनस्टेबल, बाद में जाएंगे स्टेबल। याद रखो, ऐसे ही बात कर रहा है। कह रहे कि विद केमिकल मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट मेक इट मोर स्टेबल, जिससे ये मोर स्टेबल हो गया है। और क्या किया गया है? पहला काम ये किया गया, शुगर में से क्या निकाल दिया गया है? ऑक्सीजन निकाल दिया गया, तो डिऑक्सी हो गया। और वहां पे क्या किया गया है? जहां पे यूरेसिल था वहां क्या कर दिया गया? थायमीन। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड, डीएनए जो है कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है, एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय द इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर। मतलब ये कहने मतलब है, कहीं पे इसमें जो रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग भी आसानी से हो सकती है। दो स्टैंड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो, जबकि एमआरएनए ज्यादातर कैसे होगा? सिंगल स्टैंड होता है। पास में कुछ तो कह रहे हैं कि इसमें जो रिपेयरिंग में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसको रिपेयर करने का भी काम आसानी से हो जाता है। किसमें? डीएनए में। अब देखो आगे, अब अगला हमारे पास स्टार्ट करते हैं प्रोसेस नंबर 1, और वो है रेप्लिकेशन। डीएनए से अब बनाएंगे डीएनए, डीएनए से बनाएंगे डीएनए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेप्लिकेशन। यहाँ देखो, ये दो स्ट्रैंड पहले एक डीएनए दिया हुआ था, इस डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ से देखो नीचे से खोला, खोलने के बाद दो स्ट्रैंड शुरुआत में थे, अब कितने स्ट्रैंड बन गए? यहाँ पे एक डीएनए कितने बन गए? दो डीएनए यहाँ बन गए। एक से कितने बन गए? दो, दो से कितने बनेंगे? चार, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक, अगला हमारे पास कौन सा? देखो, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन यहाँ देखो, यहाँ देखो, कह रहे कि जो रिप्लिकेशन होता है, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक हैड इमीडिएट। अच्छा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था बताओ? वाटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। कब दिया? 1953 में दिया। हैड इमीडिएटली प्रपोज ए स्कीम फॉर रिप्लिकेशन, इसी समय डीएनए के रिप्लिकेशन की स्कीम भी दिया। जिस समय डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दे रहे थे, उसी दौरान डीएनए के रिप्लिकेशन की स्कीम भी उन्होंने दिया था। तो क्वाइट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज फॉलोज, उसके स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक, क्या है देखो, इट हैज नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism of the genetic material. Watson Crick
1953 दिन भी लिख देते, इस दिन को शाम इतने बजे उन्होंने लिखा है। मैं कुछ इसका मतलब जो आपने पढ़ा समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, आया? मतलब ये बात ये कहने मतलब सिंपल लाइन में बोले कि जिस समय इन्होंने जो है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दे रहे थे, तभी इन्होंने सोचा कि इस समय जब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दे रहे हैं तो क्यों ना रेप्लिकेशन की स्कीम भी दे दी जाए। आया? बनारस आए हैं घूमने के लिए, क्यों ना पान खा लिया जाए। मैं वैसे कहानी इनकी है, ठीक। मैं कुछ तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल देते समय इन्होंने सोचा क्यों ना हम रेप्लिकेशन की स्कीम भी क्यों ना दे दें, ठीक है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो आगे, द स्कीम सजेस्ट दैट वी टू स्टैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। ये दोनों स्टैंड जो है वो सेपरेट किया जा सकता है और ये काम करें किसका? टेम्पलेट का, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। दोनों स्टैंड को आप टेम्पलेट तरह यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट मतलब मैंने बताया सांचे की जिससे बात कर रहे हैं, ठीक। कि आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल। जब ये कंप्लीशन हो जाता है, जरा देखो यहाँ देखो, अच्छा इसमें जो ये है कौन सा? ये पेरेंटल है ना? कौन सा है? पेरेंटल है। और जो ब्लू वाला बना है कैसा है? ये नॉन पेरेंटल, ये नया बना है ना? ये हो जाएगा नॉन पेरेंटल। जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो आधा पेरेंटल होता है, आधा नॉन पेरेंटल होता है, आधा पुराना आधा नया। तो कंजर्वेशन कितना हुआ? 100% के 50%? इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेशन। क्या? डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है कैसा होता है? सेमी कंजर्वेशन होता है, आधा नया होता है, आधा पुराना होता है। देखो आगे, कह रहे कि पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दिस स्कीम वाज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ माया? अगर आपसे पूछे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं? नए होते हैं कि पुराने होते हैं? नहीं, दोनों स्ट्रैंड में से एक नया होता है, एक पुराना होता है, एक पेरेंटल दूसरा नॉन पेरेंटल होता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसका ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। आप करें द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात कर रहे हैं। जब भी कोई बात हम लोग करते हैं बिना प्रूफ दिए कोई काम नहीं करते। देखो, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब ये देखो, उन्होंने स्कीम दिया था बिना कुछ किए हुए, स्कीम बताया कि ऐसे ऐसे होता है, कोई इनके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था। तो कहते हैं सोच विचार। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अर्थ की जो डिस्टेंस है इतनी है सन से। कोई नापने गया था वहां मीटर लेके, कितना बड़ा मीटर रहा होगा? किसे नापा होगा? नापा होगा? नहीं। चंद्रमा की ऊंचाई दूरी इतनी है, किसे नापा होगा? नहीं। तो ये क्या है? ये दिमाग में अपने आप से एक तरीके से विचार सोच बनाए डेवलप की, जिसके वजह सारे डिस्टेंस मेजर किया गया है कि नहीं। और पूरी सनलाइट की जो उसकी एज है इतने ईयर्स की है, तो कैसे निकाला गया? ये सोच है, आदमी सोचता है उस हिसाब से कर रहा है। लेकिन उससे सोच को लोग एक्सेप्ट करें न करें अलग मैटर है, लेकिन एक्सेप्ट तब करते हैं जब कोई उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे है। जैसे डीएनए की रेप्लिकेशन तो दे दिया किसने? वाटसन क्रिक, उसको नोबेल प्राइज में मिल गया। लेकिन काफी लोग की बात दिमाग में था, तो बड़े हैं तुमको क्या ही कहना, कुछ भी बोल देंगे लोग मान लेते हैं। प्रूफ दिखाओ तो जाने हम। होता नहीं होता ऐसे? अब जो बड़े होते हैं उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकता है, जेल के अंदर डाल देंगे, क्या कर लोगे? है कि नहीं? आप देखो आगे, हम लोग बात करें यहाँ पे, या तो सीबीआई डलवा देंगे, ईडी डलवा देंगे, लोग डरे रहते हैं। आगे देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की। यहाँ पे एक दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था मिसेसन एटाल। क्या? मिसेसन एटाल। दूसरे थे टेलर। टेलर कौन? कपड़ा सिलने वाले नहीं, टेलर साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। दो साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। जो मिसेसन एटाल ने बताया था 1958 में, और उन्होंने बताया था प्रोकैरियोटिक में। किसमें? मिसेसन एटाल ने बताया था प्रोकैरियोटिक में कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। कैसे? ये देख लो, एक्सपेरिमेंट करके बताया था। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था टेलर, और टेलर ने काम किया था विसिया फावा बीन पे, और उन्होंने यूज किया था रेडियोएक्टिव थायमिडिन। थायमिडिन क्या है? निकलो हो गए न्यूक्लियोसाइड। रेडियोएक्टिव थायमिडिन का यूज करके विसिया फेवा पे ये बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले काम किया था मिसेसन एटाल ने 1958 में, और उसी दौरान विसिया फावा पे काम किया था, यानी यूकैरियोटिक में किसने? टेलर ने। किसने? टेलर, बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव थायमिडिन। देखते हैं यहाँ पे,
तो डीएनए की रिप्लिकेशन जो है, स्कीम की बात करेंगे तो स्कीम दिया था वाटसन क्रिक ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? दो साइंटिस्ट ने, मेसेसन एट अल और किसने, यहां देखो, टेलर ने। यहां देखो, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट सेमीकंडक्टिव, इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई एसेप्टली इन हायर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले किसने दिया था और किस में दिया था, क्या बताओगे? बोलो। है? हाँ, देखो, नाउ प्रूव दैट डीएनए रिप्लिकेट सेमीकंडक्टिव, इट वाज फर्स्ट इस शिष्या कुलाई। क्या होता है ये? अरे मतलब प्रोकैटिक यूकैटिक है, प्रोकैटिक एंड सबके इन द हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सच एज प्लांट। मतलब पहले प्रोकैटिव देखा गया, बाद में प्लांट में किया गया, नहीं कि हायर प्लांट और हायर एनिमल, ठीक, और एन ह्यूमन सेल्स को बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और करने वाले कौन थे? देखो, मैथ्यू मिशेल्सन, नाम देखो यार, मैथ्यू मिशेल्सन क्रिश्चियन थे, है ना, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मिशेल्सन स्टाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिशेल्सन स्टाल बोलते हैं। आगे देखो, कैरिक परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट 1958, 1958 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या प्रूव करने के लिए कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है कैसे, सेमी कंजर्वेटिव। पहली बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? टीएस मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? टीएस मॉर्गन ने, ठीक। वैसे यहां अगर देखोगे तो जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये किसने दिया था? मिशेल्सन और एटाल ने। अब क्या किया, जरा इसको देख लो। यहाँ देखो, इन्होंने किया क्या था, जरा देखो। दे ग्रू इक्वलाई इन द मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड। कह रहे कि यहाँ पे बच्चे जो अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, देखो, और अमोनियम क्लोराइड में पता है आपको, या आपने पढ़ा होगा उसमें, सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन होता है इसका, फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लिमेट होते हैं। देखो, दे ग्रू इक्वलाई इन मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, और इक्वलाई को अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग एलिमेंट में इसको ग्रो कराया। जैसे किसने कराया था? हर्षे चेज ने। किसको? बैक्टीरियोफेज को। किसमें? रेडियोटिव एलिमेंट में। फास्फोरस, और फास्फोरस कौन सा? 32, और सल्फर कौन सा? 35। यहाँ देखो, अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया। ध्यान रखिएगा, वहां पे जो फास्फोरस और सल्फर था वो क्या था? रेडिएटिव। यहाँ देखो, N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और ये हैवी आइसोटोप होता है किसका? नाइट्रोजन का। आया? और देखो, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। यहाँ देखो, कह रहे कि यहाँ पे देखो, जो आइसोटोप होते हैं वो अलग होते हैं, और जो रेडियोटिव एलिमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ। टीटीएम बिल्कुल सही है ना, टीटीएम पूछा भी गया था, है ना। देखो, कह रहे कि जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, N15 है, हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, और ये नाइट्रोजन का सोर्स था कई जनरेशन तक। Therefore, result was that N15 was incorporated into the newly synthesized DNA. जो N15 था कहाँ चला गया? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो भी बॉडी में होता है। जैसे आपका प्रोटीन होता है आपके बॉडी में, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा? आपके जो नाइट्रोजनस बेस वहां हो सकता है, प्रोटीन जो होता है वहां हो सकता है ना, जहां जहां हो सकता है वहां पे होगा। फिर दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए, उसको नॉर्मल डीएनए से आप अलग कर सकते हो। बस मैं कुछ कैसे, जो आइसोटोप क्या होता है बताओ, दो आइसोटोप को आप अलग कैसे कर सकते हैं? मास के बेसिस, बिल्कुल सही है। और आइसोटोप में खास बात क्या होता है? क्या होता है आइसोटोप बताओ है? कैसे होता है बच्चे? एटॉमिक नंबर, एलिमेंट कोई भी हो है, एलिमेंट कोई भी हो है,
एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोप। अब इनमें मास में डिफरेंस होगा, इसमें मास में डिफरेंस होगा, तो मास में डिफरेंस होगा तो इसको डेंसिटी के बेस पे अलग कर सकते हैं। पाया, उसी को किया भी गया। देखो कह रही कि नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करके सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, ठीक है। अब यहाँ देखो करेंगे, ये आपसे हाथ जोड़ रहे हैं क्या, देखो प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियो आइसोटोप, यानी रेडियो आइसोटोप नहीं होता है, एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटी। और इसको N14 से सेपरेट कर सकते हो किस बेस पे, डेंसिटी के बेस पे, इनडायरेक्टली बोले तो मास के बेस पे, उसमें तो इसको मास के बेस पे इसको आप अलग कर सकते हो। ध्यान रखिएगा N15 रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, झटके झटके में गलत हो सकता है, क्योंकि आपको याद आएगी कौन, हर्षेज रेडियो एलिमेंट यूज किया था, ठीक है, लेकिन ये रेडियो एलिमेंट नहीं, अमोनियम क्लोराइड। इस थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। पहला चीज तो ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से उन्होंने सेपरेट किया था, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए आप यूज करेंगे इस मेथड को, ठीक है। देखो दूसरा करें कि देन दे आर ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम विद नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद इसको नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, इस हिस्सा कुलाई की बात कर रहे हैं, इसमें ग्रो कराया नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में, एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनिट टाइम इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाइड, यानी कुछ बैक्टीरिया को N15 में और कुछ को N14 में ग्रो कराया, बस है कुछ, जिसको जहां पे ग्रो कराया वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। एंड स्टेटेड द डीएनए दैट रिमेन एज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, फिर द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड, सैंपल सेपरेट किया गया इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द डीएनए, यानी N14 वाले भी ग्रो कराया और N15 वाले ग्रो कराया, उसके बाद इसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी वेट पे सेपरेट कर दिया, डीएनए तैयार कर लिए, कुछ हमारे पास हो गए N14 वाले और कुछ हो गए N15 वाले। अब देखो क्या करेंगे, कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, अब आप बताओगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन होता है, बोलो क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है, बिल्कुल। कैसा लगता है, बाहर की तरफ अंदर तरफ है, बाहर तरफ, और जो अंदर तरफ लगता है पक्का, क्या बात है। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे एंड थिंक वाई ए मालिक्यूल विद हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर, कि जिसकी मालिक्यूलर मास डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी जो रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, वो फास्टर तरीके से वो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। जो रिजल्ट नीचे दिखाया गया है मेन इसका रिजल्ट, तो देखो सेंट्रीपिटल का फोर्स का मामला बताओ, बोलो mv² या mr ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा², फॉर्मूले सारे याद करके रख लो, ठीक है, फॉर्मूले से क्वेश्चन आपसे समय फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो दिमाग वाले नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले तो हथियार है ना फिजिक्स का, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो फिर क्या कर पाओगे। यहाँ देखो बच्चे बच्चे देख लो इधर, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है किसका है, ये देखो है, ये मेसेल्सन इटाल का है, किसका है ये दिया जो है किसका है, मेसेल्सन और इटाल का है, ठीक है। देखो बच्चों इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर ये N15 वाला है, बात नहीं करो इधर, और ये N15 वाला है पूरा, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ दिया हुआ है N15 वाला, यहाँ पे N15 और N15 दिया हुआ है, और ये काफी हैवी बोला गया, हैवी आइसोटोप से मतलब है 20 मिनट के बाद जो N15 वाला है, ठीक है, उसको डाला कहाँ गया, देखो अमोनियम क्लोराइड में, कौन सा वाला है ये, 14 वाला, कौन सा वाले 14 वाले, क्योंकि इसके साथ जो है इसको हम क्रॉस कराते हैं, या इसमें डाला गया तो फिर क्या होता है, देखो 20 मिनट के बाद क्या होता है, देखो 20 मिनट के बाद जो पहली जनरेशन है वहां क्या दिख रहा है आपको, N15 वाला भी है और N14 वाला भी है,
जो रेड वाला कौन सा है 15, जो ग्रीन वाला कौन सा है 14। कुछ पाया? तो आप देख रहे हो कि पहले जनरेशन में सबके सब कैसे आ गए हाइब्रिड, कहते आ गए हाइब्रिड। कितने परसेंट बच्चे? 100%। तो पहले जनरेशन में हाइब्रिड कितने आए? 100%। यानी N14 भी है और 15 भी है। सबके साथ कैसे आ गए हाइब्रिड? कितने परसेंट? 100%। लिखा भी हुआ है। तो 20 मिनट बता नहीं, इक्विलाइम डिवीजन कितने मिनट में होता है? 20 मिनट। कहीं कहीं 18 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन उसको बुरा मत मानना, वो 20 मिनट ही है। पुरानी किताब में 18 मिनट, नई किताब में 20 मिनट। यहाँ देखो 20 मिनट के बाद हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, हर 20 मिनट में डिवाइड करता है। और ह्यूमन का सेल कितने समय में डिवाइड करता है? 24 घंटे में। यहाँ देखो अब जब 40 मिनट होगा बच्चे, सुनो, 40 मिनट के बाद एक से कितने बने? 2, 2 से कितने बनेंगे? 4, 4 से कितने बनेंगे? 8 से, 16 से। समझ में आ गया? हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहां पे देखो क्या है, जब 40 मिनट बाद इन सबको सेपरेट करोगे, इनको जब सेपरेट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? इसको फिर से डाल दो किसमें? अमोनियम क्लोराइड 14। ठीक, फिर क्या होगा? देखो जब इसमें डालो तो होगा क्या? देखो इनको सबको सेपरेट करो। क्या करो? इसको सेपरेट कर दोगे, और सेपरेट करने के बाद बने क्या? देखो जब इसमें 45 डालो तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे N14 वाला बन गया, और ये N15 वाले हाइब्रिड बन गए। ठीक है? और यहाँ देखो क्या है? प्योर बन गया है। क्या बन गया? प्योर बन गया है। ठीक, अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि इसमें आप दो देखो, दो कैसे यहाँ पे प्योर वाले बन गए, और दो कैसे यहाँ पे हाइब्रिड। कितने बने? 4। कितने बने? 4। यहाँ देखो जो प्योर वाला होता है यहाँ पे एक नाम देते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, और जो हैवी वाला होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे हाइब्रिड। क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाइब्रिड। तो लाइट कितने बने यहाँ पे? लाइट बने 2, और हाइब्रिड कितने बने? मतलब हो गए 50-50। दैट्स लाइक ब्रिटानिया। देखो 50-50, 50% ये, 50% ये। मैं कितने परसेंट बने? 50%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बच्चे कितना रहा? 40 मिनट। कितने मिनट में? 40 मिनट में। अब आ जाओ इसके आगे। मान लो हमारा मन करे और कि बताओ अगला 40 के बाद 80 मिनट में कितना होगा? देखो 40 है ना? सॉरी, कहाँ भाग गया यार, ये दूर चला गया। देखो अगला जो 20 मिनट आएगा, मतलब 60 मिनट की बात कर रहे हैं। देखो कितने हो गए? 40, 60 मिनट। भाई 20 मिनट यहाँ चले थे, 40। अब देखो कितने हो गए यहाँ पे? 4 थे। अब 4 से कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8। इसके बाद बनेंगे यहाँ पे पूरे 8। यहाँ बनेंगे 8। ध्यान रखिएगा इसमें, इसमें हाइब्रिड जो बनेंगे बच्चे हमेशा 2 ही बनेंगे। ये ध्यान रखना है। हाइब्रिड कितने बनेंगे? जनरेशन चाहे कितने भी हो, बनेंगे हमेशा 2 ही। तो 2 कैसे हो गए बच्चे? हाइब्रिड। और 6 कितने हो गए? लाइट, है ना? हाइब्रिड और लाइट। कुछ माइक नहीं आया? हर जनरेशन में आप डबल करते जाओ। क्या करते जाओगे? डबल करते जाओगे। डबल में से 2 क्या करोगे? हाइब्रिड कर देना, बाकी सब आ जाओ आगे। कितने समय बाद? 80 मिनट के बाद। कितना था यहाँ पे? देखो 8, 8 से कितना हो जाएगा? 16, 16 में 2 निकालो किसके लिए? 2 हो गया हाइब्रिड। बाकी बताओ 14 क्या हो जाएगा? लाइट। 16 से बताओ है 32, 32 में 2 क्या हो जाएंगे? हाइब्रिड, है ना? और कितना? 30 क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है? 20-20 मिनट में ऐसे करते जाओ, डबल करते जाओ, 2 हाइब्रिड निकाले, बाकी जो बच्चे वो नींद आ रहा है? लड़की तो रही है, तो नहीं रहे हो? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कर लोगे? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, ये पूछा गया था। ग्रामर में बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हर जनरेशन आप डबल करते जाओ, डबल करने में से 2 हाइब्रिड निकालो, बाकी जो बचे सब किसमें कर दोगे? लाइट में कर देना। क्लियर? ये हो गया। बाकी जितना पूछे आप बता दीजिएगा।
और समय साथ में जोड़ लीजिएगा। ठीक, 60 मिनट यहाँ हो गया, फिर आप 80 हो जाएगा, फिर 160 के बाद 80, फिर 100 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट में इसमें जोड़ते जाओ। मैं हो गया, तो इसमें से निकाल लीजिए। किसका एक्सपेरिमेंट था ये? मिसेल्सन एटाल का। किस पे? इस कुलाई पे, इस कुलाई पे। पाया? इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अमोनियम क्लोराइड में N15 वाला क्या था? रेडियो एक्टिव की आइसोटोप? बोलो। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप, रेडियो एक्टिव नहीं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या करें? देखो, thus the DNA that was stated from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20, देखो 20 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरानी किताब में 18 लिखा होगा, है किसी किताब होगा तो मिलेगा, है बीसी है तो अच्छा है। फिर तो पुरानी किताब में यहाँ पे 18 लिखा है। देखो यहाँ पे एरिक मीडियम दैट इज 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट ई कुलाई डिवाइड 20 मिनट and had a hybrid or intermediate density. DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation. मतलब ये कहने मतलब है कि 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन, फिर 40 मिनट बाद सेकेंड जनरेशन। आपसे कोई भी जनरेशन पूछ सकता है, माया कर लोगे? 20-20 मिनट में जनरेशन बनाओ, हर जनरेशन में डबल करते जाओ, डबल में से 2 हाइब्रिड निकालो, बाकी जो बचेगा वो माया ऐसे निकाल लीजिएगा। बहुत आसान है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ध्यान रखिएगा। और सब क्वेश्चन आपको मिलेगा भी इसमें। कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। ठीक है, जो प्योर वाला है उसको क्या बोला इन्होंने? लाइट डीएनए। क्या? लाइट डीएनए। इफ इक्वलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट, तो खुद दे दिया है, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल? निकाल लोगे। 80 मिनट में निकाला भी था, अभी कितना बना था? अरे 40 तो दिया ही था, कितने बन गए थे? 14 लाइट हो जाएगा, 16 बने थे तो 14 कितने हो जाएंगे? लाइट हो जाएंगे, 2 कैसे हो जाएंगे? बस, और क्या है इसमें? देखो, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था टेलर ने। किसने? किस पे किया था? विसिया फाबा या फाबा बीन पे, मोनोकॉट की डाइकॉट? बीन है तो डाइकॉट ही होगा, है कि नहीं? इसमें तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो, इक्वलाई वाज, हाँ वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडिन। याद करना है इसमें, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल याद होना चाहिए, रेडियोएक्टिव थायमिडिन। और थायमिडिन है क्या? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? कह रहे कि टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म इन विसिया फाबा या फाबा बीन बाय टेलर। ये है टेलर, वो टेलर ने कपड़ा सिलने वाला, टेलर दूसरा है। एन कॉलेज उनके साथ में, कब? 1958 में। मैसेसर एंड टार्न ने किया 1958 में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1958 में। दोनों का नाम क्या है? सेम है। और हार्सेचेज ने कब किया? हाँ, और ग्रिफिन ने कब किया? 1928। ठीक, देखो आगे। और मैसेल्सन, सॉरी, मैक्लियार्ड मैकार्टी ने कितने साल तक किया? 1933 से 1900। ये कुछ माया, अगर आपसे पूछे, इधर बात नहीं करो, डीएनए का जो रिप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले किसने दिया? क्या बताओगे? मैसेसन एटाल ने दिया। कब दिया? 1958 में दिया। कौन सा इस पे किया था? ई कुलाई में। कौन सा एलिमेंट यूज किया था? अमोनियम क्लोराइड। 14 वाला भी और 15 वाला है। और 15 वाला कौन सा था? रेडियो एक्टिव। कौन सा था? अरे हटो यार, आइसोटोप था ये। क्या था? आइसोटोप। और यहाँ पे इन्होंने जब कल्चर कराते हैं तो हर जनरेशन डबल करते जाने, 20 के बाद पहले जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, और डबल करने के बाद क्या करोगे? हर जनरेशन जो भी मिलेगा डबल करोगे, उसमें से 2 को निकालोगे हाइब्रिड, बाकी जो बचे वो लाइट प्योर। अब आते हैं मशीनरी की। जो आप देख रहे हो ये डीएनए की रेप्लिकेशन इतना आसान होता नहीं है। तो होता क्या है इसमें? देखो जरा, अब कोई भी काम करो उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए होता है। जैसे मान लो किसी सर्जरी करना है, मान लो किसी सर्जरी करना है तो क्या लेके आओ? ग्लास है, चाकू तलवार लेके आओगे? इधर बात नहीं करो। मान लो किसी सर्जरी करना है, एब्डोमेन, उसको पैंक्रियाज डिस्टर्ब है, और या गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और वो चिल्ला रहा दर्द के मारे,
गाल ब्लैडर स्टोन को मोस्टली क्या होता है, सर्जरी की जाती है, काटो, काट के हटा दो, है कि नहीं? आप बता रहे हो क्या है क्वेश्चन आया था? और इसके बाद कुछ नहीं करवाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं करवाएंगे। तो मान लो किसी का गाल ब्लैडर स्टोन है, ठीक है, तो क्या करो उसके लिए, तलवार लेके आओगे? यस सर, वो पेशेंट भाग जाएगा वहां से, यूं तलवार लेके निकाल रही हो, कहां गया पेशेंट, बुलाओ उसको, ऐसा करोगे? भाग जाएगा वो, ठीक है। मतलब क्या है, देखो इधर इधर, सर्जरी वाले सामान अलग होते हैं, बकरे काटने वाले अलग होते हैं, आदमी काटने वाले अलग होते हैं, हर जानवर, मुर्गे काटने वाले अलग होते हैं। तो जहां पे काटना नहीं, यहाँ पे सर्जरी करना है, ठीक है, यानी कि आदमी को जिंदा रखना है, काटना तो है लेकिन आदमी को जिंदा रखना है, या आदमी को जिंदा रखने के लिए हम लोग काटते हैं, कुछ पार्ट जहां पे हमें हटाना पड़ता है, प्लेट वगैरह। देखो उसी तरह से करें, डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए हमें मशीन चाहिए होता है, औजार चाहिए होते हैं, तभी इसको हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो आप, इसी बोलते हैं मशीनरी। इन लिविंग सेल सच एज इक्वलाइज द प्रेजेंस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटेटिक एंजाइम। पहली चीज क्या चाहिए, देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, प्रोकैटिक में रिप्लिकेशन करना आसान है, लेकिन यूकैटिक में मुश्किल है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मशीनरी बहुत बड़ा चाहिए होता है। देखो आप, एंजाइम ज्यादा चाहिए होता है। प्रोकैटिक में एक ही एंजाइम से काम चल जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक ही एंजाइम से काम चल जाए, लेकिन यूकैटिक में एंजाइम काफी ज्यादा लगते हैं। यहाँ देखो, फिर लिविंग सेज इक्वलाई द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटेटिक एंजाइम, ठीक है। द मेन एंजाइम रिफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये सिंपल आप डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हो। ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पहला क्वेश्चन तो ये है कि रिप्लिकेशन में एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, क्या बताओगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जब हम करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां यूज करेंगे क्या? आरएनए पॉलीमरेज। क्या यूज करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। उसमें वहां पे एंजाइम बदल जाएगा। याद देखो, सिंस इट इज यूज एज डीएनए टेम्पलेट, डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज किया था टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। यहाँ देखो, फिर जो पॉलीमराइजेशन होता है किसका होता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। दिस एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम एज दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर। फिर जो एंजाइम होता है डीएनए की डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात करें हाईली एफिशिएंट है, ठीक है, लार्ज नंबर्स में करता है, लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए वेरी क्या शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिप्लिकेशन करता है, ठीक। जैसे इक्वलाई की बात करें, दैट हैज ओनली 4.6 क्या, इक्वलाई दैट हैव ओनली 4.6 10⁶ बेस पेयर, कंपेयर्ड इट विद ह्यूमन। ह्यूमन की बात करेंगे, डिप्लॉयड में कितना होता है? 6.6 10⁹ बेस पेयर होता है। इक्वलाई में तो बेस पेयर काफी कम होता है इसे कंपेयर में। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। यहाँ देखो क्या लिखा है कि 18 मिनट में रिप्लिकेशन करता है। क्या मतलब इसका? जितनी बार रिप्लिकेशन करेगा उतनी बार डिवाइड करेगा। तो कितना लिखा हुआ है? 18 मिनट का कितना लिखना चाहिए इसको? 20 मिनट। इसी की बात हम कर रहे थे। मैं यहाँ कितना दिया है? 18 मिनट। कितना होना चाहिए? 20 मिनट। लेकिन 18 लिखा तो 18 मानो। हम यहाँ देखो वो में लिखा है, हाँ ठीक है। इससे पहले जो हम लिखा था पीछे जहां पे 20 मिनट लिखा था, पुराने वाले किताब में वहां भी 18 लिखा था, कंप्लेन किया गया तो 20 कर दिया गया। कहा? अरे पीछे, अरे मेरी बात तो सुनो, माता माता और बहनें बोलने जा रहे थे मेरी बात सुनो। अरे इससे पहले जो बताया था हमने, जो मिसेस ने टाल के जस्ट नीचे लिखा 20 मिनट लिखा था, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां भी 18 लिखा था, यहां भी 18 लिखा था। वहां पे इन्होंने चेंज कर दिया, हो गया कितना? 20। यहां इन्होंने चेंज नहीं किया, किया कितना? 18। कोई दिक्कत? आने वाले समय में जो आपके बच्चे 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 आएंगे, हो सकता है ये भी बदल जाए, ठीक। आगे देखो, 18 मिनट, दैट मीन्स, अरे भाई जितनी बार डिवीजन करेगा उतनी बार तो रिप्लिकेशन होगा, तो मतलब क्या है? वही तो है। देखो, दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन टू अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड।
मार्क कर लो इसको। यानी कि 2000 बेस पेयर जो है का रिप्लीकेशन 1 सेकंड के अंदर होता है। बिल्कुल एरोप्लेन नहीं, जेट प्लेन नहीं होता, उसकी स्पीड है पूरी। 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर, बहुत ज्यादा स्पीड है। और ये कह रहे हैं ऐसा, इसकी स्पीड ही ज्यादा नहीं है। अक्सर लोग जब स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो वो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ट्रक को उड़ा दिया या खुद उड़ गया या किसी और को उड़ा दिया। ये स्पीड से काम तो करता ही है, साथ साथ एक्यूरेसी से भी काम करता है। बस में तेज भी करता है और एक्यूरेसी से करता है। क्यों? अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो जेनेटिक बीमारी हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा। बस में कुछ थोड़ा भी अगर गड़बड़ी हो गई तो आदमी क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, उससे क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। यहाँ देखो, नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव फास्ट, ये सिर्फ फास्ट ही नहीं है, दे आल्सो हैव कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डीएनए में गड़बड़ी हो गई तो म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे सिकल से एनीमिया आ गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस टाइप की चीज आ जाएगी। एनी मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक हो गया ड्यूरिंग रिप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, उससे हो जाएगा म्यूटेशन, कुछ भी हो सकता है। कह रही कि फर्दर मोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और देखो यहाँ पे क्या है, कह रही कि जो इसके अलावा यहाँ देखो, जो रिप्लिकेशन होता है वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। पता है इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को निकालो, ऐसे दो स्ट्रैंड लगे हुए और ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, उसको बोलते हैं हेलिकेज। क्या बोलेंगे? तो उस एंजाइम से काटा भी जाता है, काटने के अलावा इसमें रस्सी वाला बताया था, आप ऐसा नहीं कि रस्सी को अलग कर लिए बस काम हो गया, रस्सी को अलग करना है और यहीं पे पकड़े भी रहना है, फिर आगे बढ़ो, उसको अलग करोगे, फिर पकड़े रहोगे, फिर अलग करोगे, फिर पकड़े रहोगे। जैसे रस्सी को, दो रस्सी जो आपस लिपटे हुए हैं उनको अलग करना मुश्किल होता है, वैसे ही डीएनए को अलग करना ही उतना मुश्किल होता है। वही कह रहे हैं, देखो करिए काफी एनर्जी भरा हुआ प्रोसेस होता है और काफी एक्सपेंसिव होता है। एनर्जी मतलब क्या लगेगा इसमें, एटीपी। एटीपी जाहिर सी बात खर्च होगा कम, तब क्या इसमें एनर्जी, पैसे काफी खर्च हो रहे हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, यहाँ देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कह रहे इसके दो काम होते हैं। पहले आपने पढ़ा एंजाइम, पहले आपको ध्यान रखना क्या है इसका, एंजाइम, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो, ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये देखो कह रही कि सर ड्यूअल पर्पस, ये दो काम करता है। क्या करता है? दो काम करता है। इन एडिशन टू एक्टिंग ए सबस्ट्रेट, एक तो काम करता है सबस्ट्रेट का, तो सबस्ट्रेट हो गया यहाँ और एंजाइम हो गया यहाँ पे। तो एक तो काम करता है सबस्ट्रेट का और दूसरा काम करता है किस चीज का, और देखो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। साथ साथ में ये पॉलीमराइजेशन होने के लिए, यानी कि 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन ए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट। ये काफी हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। मतलब ये क्या है, ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये दो काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट काम करता है, दूसरा पॉलीमराइजेशन होने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। माया, इसको शॉर्ट बोलते हैं डीआरटी। क्या? डीआरटी। यहाँ देखो, तो अगर इसमें मशीनरी की बात करें, सिंपल सा मशीनरी हो गया बेसिकली दो। यहाँ देखो, डीएनए रेप्लिकेशन, पहला क्या होगा देखो, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा क्या है देखो, अच्छा ये क्या है बताओ, एंजाइम, और दूसरा क्या है, डीआरटी। क्या है? डीआरटी। डीआरसी के दो काम है देखो, एक तो काम करे किसका, सबस्ट्रेट का, और एक प्रोवाइड करे किसका काम, एनर्जी का। यानी कि दो काम करता है। अगर आपसे पूछते हैं कि डीआरटी कितने काम करते, क्या बताओगे? दो काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट काम करेगा और एक एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। और आपसे पूछेगा डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो क्या बताओगे? डीएनए पॉलीमरेज। पूरा बोलो तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंड करता है, जैसे डीएनए कहेगा वैसे डीएनए को बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो, और दूसरा है डीआरटी,
और ये सबस्ट्रेट काम करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। अब आपको सबस्ट्रेट मिल गया और क्या मिल गया, एंजाइम। अब क्या बनाना क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, नया डीएनए। यहाँ देखो कह रहे कि इन एडिशन, यहाँ देखो तो ये आपने देखा इसकी स्पीड कितना, देखो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। किसकी स्पीड है ये, किसकी स्पीड है, डीएनए पॉलीमरेज की। यानी कि 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर का क्या करता है, रिप्लीकेशन करता है। ना कि फास्ट करता है बल्कि एक्यूरेसी से भी करता है। ठीक, और देखो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसके अलावा देखो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज many additional enzyme are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। कह रही है एंजाइम तो है ही है, साथ साथ इसके अलावा और भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। यहाँ देखो many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy, ताकि ये एक्यूरेसी इसमें और बढ़ाई जा सकते हैं। जैसे मान लो आप साइकिल को स्पीड से ले लो, साइकिल को कितनी स्पीड से ले जा सकता है, 100 में टायर ट्यूब निकल के बाहर हो जाएंगे, ठीक है, दांत वांत टूट जाएंगे। मैं कुछ साइकिल को आप मैक्सिमम 20 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे आप 20 से ऊपर ले जाओगे, इधर देखो बात नहीं करो, साइकिल को जैसे 20 से ऊपर ले जाओगे उसमें टायर ट्यूब हिलने लगे, पूरी साइकिल हिलने लगेगी और टायर ट्यूब निकल के बाहर हो जाएगी। समझा, मतलब उसकी एक लिमिट है, ये मैंने कहने मतलब है। और कहीं 80 ले गए टूट जाएगा ऊपर, वो करके देख लेना इसको। यहाँ देखो दूसरी बात, अगर मान लो स्पीड बढ़ा भी लिया आपने, ब्रेक नहीं लगा पाओगे। फिर स्पीड तो बढ़ा लोगे, क्यों, किसी गाड़ी को पकड़ लो, जो गाड़ी की स्पीड वही आपकी स्पीड, गाड़ी वाला तो ब्रेक मार देगा और आप तो उड़ जाओगे ऊपर। आपको जो गुटकरे लगे होते ब्रेक वाले, वो निकल के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ ऐसा। ठीक है, दांत टूट गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो नहीं, पीछे होता था, पढ़ने जाते थे स्कूल, पीछे साइकिल था और पकड़ लिए जा रहा था गाड़ी बड़ी तेजी से, ठीक है, वो था पता नहीं डाला था छोटा वाला टेम्पो, और पकड़ लिए मैंने, कहा स्पीड से जाएगा, हम आराम से पहुंच जाएंगे, पैंडल नहीं मारना पड़ेगा, बढ़िया मस्ती से। शुरुआत में चल जा रहा था 10-20 स्पीड, बड़ा मजा आ रहा था, और बढ़ाया स्पीड और मजा आया, और बढ़ाया स्पीड और मजा आया। दिक्कत तब हो गई जब एक वो आ गया स्टॉपर, और उसने तो ब्रेक मार दिया, और भाई साहब हमारा ब्रेक कहाँ काम करेगा। भाई साहब मैंने भी ब्रेक मार दिया, जो उसके गुटके लगे थे ना भाई साहब, निकल के उड़ गए ऊपर कड़ाक से, ठीक है। मतलब इतनी तलाक से गिरे थे, पूरा हाथ और छिल गया बराबर से, और आगे खंबा भी था, मतलब बहुत नजदीक थे कहाँ ऊपर जाने के। यहाँ देखो कि बच गए, तो ऐसा मत करना। यहाँ देखो मतलब ये कहने का मतलब है कि हर गाड़ी का अपने हिसाब से वो होता है, ठीक है। जैसे मैंने स्पीड तो बढ़ा ली उसकी, लेकिन ब्रेक उस हिसाब से सेटअप बनाता है। अब साइकिल वाले थोड़ी पता है तुम 80 की स्पीड साइकिल चलाओगे, उस हिसाब से उसका ब्रेक लगाता है वो, उसको मान चलता है 10-20 स्पीड होगी साइकिल की, उस हिसाब से चीजें बनाई जाती है। अब उसको तुम 80 की स्पीड ले जाओ तो कहाँ चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। यहाँ देखो वैसे करें, यहाँ पे इसकी देखो accuracy for long DNA molecules since the two strand of DNA cannot be separated in its entire length। और चीज देखो यहाँ पे, जैसे हमने रस्सी की बात कर रहे थे कि अगर आप इधर से खोलते जाइए, ऐसे खोलते गए और ये खुलता चला जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, वो जुड़ता चला जाएगा। हम उधर खोलते चले जा रहे हैं, फिर यार यही क्या आफत है, फिर हम इधर आएंगे, फिर छोड़ते जाएगा इधर से, फिर हम करते जाएंगे इधर, फिर लपटता चला जाएगा। तो करते क्या है कि हम पूरी रस्सी को नहीं खोलते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं, उसकी 2 सारी कॉपी बना लेते, फिर आगे बढ़े, फिर 2 कॉपी, फिर आगे बढ़े 2 कॉपी, छोटा छोटा स्टेप में उसको हम खोलते चले जाते हैं और नई कॉपी बनाते जाते हैं। देखो करिए लॉन्ग डीएनए है, सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स इंटायर लेंथ, पूरा एक साथ हम नहीं खोलते हैं, क्यों, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी, की एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। आप ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, पीछे लपेटता शुरू जाएगा, किसी ने रस्सी निकाला हो तो पता होगा, है ना। देखो तो ये बात करें, एक बात तो आपने समझ लिया इसमें कि डीएनए जब भी रिप्लिकेशन होता है, पूरे डीएनए कभी एक साथ नहीं किया जाता, छोटे छोटे डीएनए का स्टेप में किया जाता है। देखो आगे देखो आओ बच्चे, देखो
आपने क्या किया, मशीनरी की बात करें तो मशीनरी में दो चीज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ा आपने एंजाइम के बारे में, कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा यूज किया सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन सा है यहाँ पे, डीआरटी। क्या मतलब डीआरटी का, क्या काम करता है ये डीआरटी, सबस्ट्रेट काम करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। यहाँ देखो करेंगे जो दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, इसकी बात करें हैं, डीएनए कैन नॉट सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, पूरी लेंथ को नहीं खोला जाता है ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। द रिप्लिकेशन अकर्स विद इन स्मॉल ओपनिंग, रिप्लिकेशन हमेशा थोड़े से ओपनिंग में किया, जैसे यहाँ देखो ये है, तो आप पूरा नहीं खोलना है आपको, आप क्या करें इतना सा खोलो, थोड़ा सा हल्का सा खोला और इसका किया, फिर आगे बढ़े, इस टाइप से होता है। थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखो स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रिफर टू ए रिप्लिकेशन फॉर्क, और ये जो पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं क्या, रिप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, किसके, टेम्पलेट के। अभी आगे बताते हैं। यहाँ देखो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और बता भी आपको कि एंजाइम कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होता है, इसका सबस्ट्रेट डिसाइड होता है, इसकी जगह डिसाइड होती है, किसकी, एंजाइम की हो या कैटलिस्ट को। ये बताया कि एक कैटलिस्ट को हर जगह यूज नहीं कर सकते। याद देखो दैट हैज, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये जो दिया गया है किसके रेफरेंस में बताया गया, कोडिंग। इससे दो चीजें होती है, एक टेम्पलेट का होता है और एक कोडिंग का होता है। अगर आपसे पूछे टेम्पलेट का बताइए तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, अगर आपसे कोडिंग पूछता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, अगर कुछ ना पूछे तो आप कोडिंग ही बताइएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। कुछ समझ में आ रहा है, उड़ रहा है, आ रहा है। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, एक होता है टेम्पलेट और दूसरा बोलते हैं कोडिंग। हम लोग जो बात करते हैं सिर्फ कोडिंग से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कोडिंग से। तो कोडिंग का जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और टेम्पलेट का लेंगे तो बोलेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम, उल्टा है जस्ट। यहाँ देखो फिर इसमें जो एंजाइम काम करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रिप्लिकेशन फॉर्क, इससे कहने कुछ रिप्लिकेशन इससे प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कह रहे कि यहाँ पे हाँ कंसेक्युटिव वन स्ट्रैंड जो होता है द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम, द रिप्लिकेशन इज कंटीन्यूअस। यहाँ देखो जो टेम्पलेट का 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है वहां पे डीएनए का रिप्लिकेशन कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है। कैसा होता है, कंटीन्यूअस। लेकिन जो आपका पोलैरिटी होती है, टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, वहां होता है डिसकंटीन्यूअस। और डिसकंटीन्यूअस होने की वजह से वहां पे पूरा डीएनए नहीं बनता, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। जैसे आपने किसी टेलर की दुकान में गए हो तो क्या करते हो आप, पहले बात तो जैसे मान लो कहीं भी गए तो क्या करते हो, पहले तो काम करते हो, कैंची उठाते हो, सीजर, तो कोई कपड़ा मिल गया ऐसे उठा के काटना शुरू कर देते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए नया कपड़ा, तो बताओ, और दे दिया, और टेलर ने ये बोल दिया कि कपड़ा बेकार है, आप क्या करोगे, कैंची उठाया, खट 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 काट दिया चारों तरफ से, इधर से दाएं से बाएं से चारों तरफ कैंची काट दिया। मान लो टेलर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि भाई कपड़ा तुमने खराब कर डाला काट फूट के, ठीक है। तो काटने का भी एक तरीका होता है, टेलर जो काटेगा उसी कपड़े से पूरा सेट बना देता है, और आप काटो तो काट काट उसको लुद्दी बना दोगे, बस है। तो वो चीज यहाँ बताई गई है। तो कह रहे हैं कि इसमें जैसे आपने कपड़े छोटे टुकड़े बना दिए, वैसे ही 5 प्राइम से 3 प्राइम टेम्पलेट के छोटे टुकड़े बनते, किसके, डीएनए के। अब छोटा टुकड़ा क्या करेगा, किसी काम का है नहीं है, तो क्या करते हैं, इस डीएनए को हम लोग जोड़ देते हैं, किससे, डीएनए लाइगेज से। तो डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रैंड बन जाता है, और ये छोटे टुकड़े होते हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहाँ देखो तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपसे पूछता है कि आप कोडिंग याद रख लो, कोडिंग के 5 प्राइम से 3 प्राइम कैसा होता है, कंटीन्यूअस, और 3 प्राइम से 5 प्राइम कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस। कोडिंग याद रखो। ध्यान देखो कह रही कि द रिप्लिकेशन इज कंटीन्यूअस व्हाइल द अदर द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम इट इज का क्या, डिसकंटीन्यूअस। कैसा होता है ये, डिसकंटीन्यूअस। यहाँ देखो द डिसकंटीन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट आर लेटर ज्वाइंड बाय एंजाइम क्या, डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज की मदद इसको जोड़ देते हैं, डीएनए फिर से तैयार हो जाता है। बस में कुछ यहाँ देखो डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अकेले रिप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करा सकता,
देखो, आल्सो द रिप्लीकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, और ऐसा भी नहीं होता है कि रिप्लीकेशन कहीं भी शुरू हो जाए। रिप्लीकेशन हर जगह शुरू नहीं होता है, जहां शुरू होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन या ओरी साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, जहां से रिप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसकी जगह फिक्स होती है। क्या होता है? फिक्स होता है, ऐसा नहीं कहीं से शुरू हो जाए। याद देखो, एट एनी प्लेस इन डीएनए देयरफॉर इज ए डेफिनेट रीजन इन द इक्वलाई डीएनए। तो क्या जो इक्वलाई होता है उसमें डेफिनेट रीजन होता है वेयर द रिप्लीकेशन स्टार्ट, और इसी को बोलते हैं क्या बच्चे? इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन। बायोटेक में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस में कुछ बायोटेक में आएगा। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, ये खत्म हो गया बच्चे, इसमें कुछ है नहीं, बस फोटो बना, फोटो समझा देते हैं आपको और क्या करना। देखो यहाँ पे क्या करें, इस पहले समझ लो। इसमें यहाँ देखो, इधर देखो, हम ये कह रहे हैं, यहाँ देखो इधर, ये जो पार्ट होता है ब्लू वाला, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। ठीक। और यहाँ जो देखो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग। क्या बोलेंगे इसको? ये होता है कोडिंग। तो डीएनए के हमेशा दो सीक्वेंस होते हैं, एक टेम्पलेट होता है और एक कोडिंग होता है। ठीक। अब जो चीज हम बताएंगे, जब नाम लेते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कोडिंग की। सारे रेफरेंस पॉइंट कोडिंग से ही लिए जाते हैं। किससे? कोडिंग से। ठीक। अगर कुछ ना बोले तो आप 5 प्राइम से 3, यहाँ देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम कैसे हो रहा है, देखो कंटिन्यूअसली। किसके? कोडिंग के। लेकिन टेम्पलेट पूछेगा तो 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो टेम्पलेट के 3 प्राइम से 5 प्राइम, और कोडिंग बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम। कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत? और देखो इधर, यहां अगर बात करेंगे कि जो आपका टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट कौन सा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्या? 5 प्राइम से 3 प्राइम। या जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसे कौन सा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। कोडिंग कौन सा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। हम लोग ऐसे पढ़ते, देखो ये ऐसे 5 से 3 और 3 से 5। मैं जब 3 से 5 करेंगे तो कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होता है। किसके? कोडिंग के। किसके? कोडिंग के। तो आपको बताना पड़े, बताना ज्यादा अच्छा है। तो टेम्पलेट के 5 प्राइम से 3 प्राइम कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों क्या बोलते हैं हम लोग? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में इसी डीएनए को हम लोग डीएनए लाइगेज की मदद से क्या करते हैं? जोड़ते। कई बार पूछा गया है कि कंटीन्यूअस सिंथेसिस कहां से होता है, तो टेम्पलेट का 3 प्राइम से 5 प्राइम, या कोडिंग का 5 प्राइम से 3 प्राइम। याद रहेगा? ठीक है। अब अच्छा, तो आप एक ही याद रखो, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? आप टेम्पलेट पूछेगा तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, और कोडिंग पूछे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। दो में एक आप याद कर लो। ठीक। और डिसकंटिन्यूअस की बात करें तो कैसा? 5 प्राइम से 3 प्राइम, या 3 प्राइम से 5 प्राइम। किसके? कोडिंग से। कुछ माया उड़ रहा है, ये पूछा जाता है। ये कंटीन्यूअस हो गया, ये देखो लगातार है। और ये कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। यहाँ टेम्पलेट डीएनए पेरेंटल स्टेटस दिया हुआ, देखो आगे। अब इस तरह से आप देख रहे हो कि एक यहाँ 2 डीएनए तैयार होंगे। देखो ये, इसमें से एक कैसा है? नया। एक कौन सा है? पुराना। इसलिए कैसा हुआ? सेमी कंजर्वेटिव। कैसा हुआ? इस फिगर में कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिप्लिकेशन फोर्क होते हैं। ठीक। अब यहाँ देखो, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहाँ देखो, दैट ए पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो वहां पे ओरी साइट का होना जरूरी है। ठीक है। हम प्लाज्मिड लेते ही इसीलिए है ताकि वहां पे ओरी साइट मिल जाए। यहाँ देखो, रिक्वायर वेक्टर, इसलिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। ठीक है। और देखो यहाँ पे, द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये पूछ सकता है कि वेक्टर से फायदा क्या है? डीएनए काट के डायरेक्टली डाल दो, कोई दिक्कत? बिल्कुल कुछ होगा नहीं, उसका खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग वेक्टर के साथ लगाते हैं। यहाँ देखो, फर्दर नॉट एवरी डिटेल्स ऑफ द रिप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। अभी तक पूरा डिटेल इसके बारे में हमें भी नहीं पता। हम नहीं कह रहे हैं, इससे की बात कर रहा है। ठीक है। कह रहे कि इन यूकैरियोट की बात करेंगे यहाँ पे,
द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस पेज होता है ऑफ द सेल साइकिल। द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस समय डीएनए की रिप्लिकेशन हो तुरंत बाद सेल का डिवीजन होना चाहिए। ठीक, ए फेल्योर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, अगर डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया और सेल का डिवीजन नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, रिजल्ट इन दू पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी कहाँ पे देखते हैं हम लोग? प्लांट में। देखो, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मली यू विल लर्न द डिटेल्स नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। इसके बारे में कह रहे हैं आप पढ़ोगे। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ इसमें कुछ समझ में आया? 4-5 बातें जो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, जाना है, देरी है, निकल जाओ, नेक्स्ट टाइम करा देंगे।